कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 3 के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले है माधवराव सप्रे द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1 है छत्तीसगढ़ मित्र और नंबर 2 है हिंदी केसरी। अगला प्रश्न है कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस में विभाजन सन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद पाल। तो ये लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं लोग। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। किसका नारा था ये। तो बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इनके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, यह कहां से ली गई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है जिसे गीतांजलि से ली गई है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है केसरी, नंबर 2 है मराठा। किस नीति के कारण मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो फूट डालो और की नीति पर हुई थी। संवैधानिक सुधारों की घोषणा कब की गई। तो इसकी घोषणा जो है 1909 में की गई। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो होम रूल आंदोलन जो है डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में उत्तर अमेरिका में हुई थी। दक्षिण के छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है मालिनी रीडिंग क्लब, नंबर 2 है पीपुल्स टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज, राजिम व छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में किसने और कहां वंदे मातरम का नारा लगाया था। तो दादा साहेब कपरडे व उसके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का नारा लगाया था। दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया गया। तो निम्नलिखित कारणों से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। नंबर 1 राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। नंबर 2 दिल्ली भारत के मध्य केंद्र में स्थित था। नंबर 3 अधिकांश प्रभावशाली नेता उत्तर प्रदेश के थे। और नंबर 4 आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से दिल्ली को राजधानी बनाया जाना उपयुक्त था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी दिल्ली का विशेष महत्व है। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। नंबर 1 है दोषपूर्ण शासन। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अपना हितवर्धन था। भारतीय के हितों की हमेशा उपेक्षा की गई। किसानों का शोषण हो रहा था। लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे उनकी नीतियों के कारण बंद हो चुके थे। बड़े एवं उच्च पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। इनसे असंतोष बढ़ा। नंबर 2 सामाजिक तथा धार्मिक कारण। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह की अमान्यता आदि के खिलाफ राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, विद्यासागर आदि ने भारतीय समाज एवं हिंदू धर्म में सुधार के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार एवं उद्योग धंधे नष्ट किए। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाकर तथा ब्रिटिश निर्मित माल को भारतीय बाजार में बेचना प्रारंभ किया, जिससे भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और इन उद्योगों में कार्यरत मजदूर बेकार हो गए। साहित्य का योगदान। देश में राष्ट्रीय चेतना लाने में साहित्य ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक उपन्यासों, निबंधों, पद्य, कविताओं और लेखों के माध्यम से साहित्यकारों ने विदेशी शासन की बुराइयों को जनता के सामने रखा।
बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह काम किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अल्ताफ हुसैन आदि ने भी जागरण लाने का कार्य किया। समाचार पत्रों का योगदान। संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनीर, मद्रास मेल, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन, द हिंदू आदि समाचार पत्रों ने शिक्षित वर्ग में चेतना का संचार किया। नंबर 6, अंग्रेजों की जाति संबंधी भेदभाव की नीति। अंग्रेज अपने को उच्च तथा भारतीयों को निम्न समझते थे। इस प्रकार भारतीयों को असभ्य तथा संस्कारहीन समझते थे, जबकि अपने को शिक्षित, सभ्य और संस्कार युक्त मानते थे। संस्कार के कारण ही ऐसा उन्होंने करा था। भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों से हमेशा दूर रखा गया। इस भेदभाव से भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण की भावना का तीव्र गति से संचार हुआ। आर्थिक जीवन में वे कौन से परिवर्तन हुए जिनसे भारतीय जनता में एकता आई? उन परिवर्तनों ने कैसे एकता स्थापित की? आर्थिक जीवन में निम्नलिखित परिवर्तनों से भारतीय जनता में एकता आई। नंबर 1, गांवों के स्वरूप में परिवर्तन। अंग्रेजों की नीतियों से गांव शहरों पर आश्रित हो गए। गांव के लोग शहर जाने लगे। शहरवासियों से उनका संपर्क बढ़ा और इस प्रकार भारतीय जनता में एकता आई। नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। उद्योगों की स्थापना के कारण कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलों की पैदावार बढ़ी। किसान लोग अब व्यापारी फसलें पैदा करके नगद धन प्राप्त करने लगे। इस प्रकार गांव तथा नगर एक दूसरे पर निर्भर हो गए। उनमें एकता की भावना का विकास हुआ। नंबर 3, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेलों और सड़कों का विकास किया। रेलों में साथ साथ यात्रा करने से विभिन्न प्रांतों और जातियों के संपर्क में लोग आने लगे। आधुनिक उद्योगों का विकास। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में देश के सभी भागों में हजारों लोग मिलकर काम करते थे। फलस्वरूप उनमें जाति, धर्म और प्रांत के भेदभाव समाप्त हो गए और भाईचारे की भावना बढ़ी। व्यापारी देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते थे। इससे संपर्क बढ़ा और एकता आई। भारत में राष्ट्रीयता के उदय पर शिक्षा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले शिक्षा का प्रभाव लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को दुनिया के उन्नत ज्ञान की जानकारी दी। नंबर 2, शिक्षित भारतीयों को यूरोपीय भाषाओं के, साहित्य की और दुनिया के अन्य भागों की घटनाओं की जानकारी मिली। नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता के उदय में सहायता की। सामाजिक आंदोलन का प्रभाव। लॉर्ड विलियम बेंटिंक एवं राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का अंत हुआ। विधवा विवाह प्रारंभ हुए। स्त्री शिक्षा प्रारंभ हुई। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अंधविश्वास एवं कुरीतियों का अंत हुआ। धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव। उस समय संपूर्ण देश में धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने जो आंदोलन चलाए वे सब धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध थे। इन आंदोलनों में छुआछूत, धार्मिक कर्मकांड आदि का अंत किया गया और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एकता को विकसित किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्थापित प्रशासन व्यवस्था ने राष्ट्रीयता के उदय में क्या योगदान किया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नई प्रशासन व्यवस्था लागू की गई। इसने निम्नलिखित योगदान किया। नंबर 1, नई प्रशासन व्यवस्था से सारा देश एक राजनीतिक इकाई बन गया। नंबर 2, समूचे देश में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। नंबर 3, ब्रिटिश शासन में सभी के लिए एक समान कानून थे। कानून की नजर में सभी समान थे। इन सब बातों से वे अपने को एक राष्ट्र के नागरिक समझने लगे, भारतीय समझने लगे कि इन सब दुखों का एकमात्र कारण अंग्रेज हैं। अतः उनमें राष्ट्रीयता जागृत हुई। ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया।
यह महत्वपूर्ण योगदान था। किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए पुराने विद्रोह से भिन्न था? भिन्नता के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सारे देश में चला। इसके पहले का आंदोलन केवल देश के किसी भाग में ही चला। राष्ट्रीय आंदोलन साधारण भारतीय जनता का आंदोलन था। इसके पहले के आंदोलन में संपूर्ण जनता ने भाग नहीं लिया था। नंबर 3, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। इसके पहले के आंदोलन के लक्ष्य भिन्न भिन्न थे। नंबर 4 है, राष्ट्रीय आंदोलन सत्य एवं अहिंसा के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन इसके पहले के आंदोलन सशस्त्र थे। यह आंदोलन किसी जाति या धर्म की भावना से परे था, लेकिन पहले का आंदोलन ऐसा नहीं था। इस आंदोलन के उदय के साथ स्वतंत्रता के संघर्ष का राष्ट्रीय चरित्र उभर कर सामने आया। अब भारतीय जनता एक राष्ट्र के रूप में आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? शुरू के 20 वर्षों में उसकी प्रमुख मांगे क्या थी? तो सन 1885 में A.O. ह्यूम, इटावा के एक रिटायर्ड अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। आरंभ में 20 वर्षों में कांग्रेस की निम्नलिखित मांगे थी। नंबर 1, भारत में ब्रिटिश सेना में कमी की जाए। नंबर 2, विधान परिषदों के चुनाव कराकर उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए। नंबर 3, ऊंचे पदों पर भारतीयों को भी नियुक्ति किया जाए तथा सिविल सर्विस की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ा दी जाए। भारत में उद्योग विकसित किए जाएं। भारतीयों को भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जाए। देश में शिक्षा का प्रसार किया जाए। देश की सरकार तथा प्रशासन में धीरे धीरे सुधार किए जाएं। आर्थिक नीतियों में सुधार की मांग की। प्रशासन तथा फौज पर होने वाले भारी सरकारी खर्च को कम करने की मांग की। जिन प्रांतों में विधान परिषदें नहीं थी, उन प्रांतों में विधान परिषद बनाने की मांग की गई। प्रारंभ में कांग्रेस उदारवादी थे। प्रार्थना पत्र 20 वर्षों तक कांग्रेस भेजती रही, लेकिन अंग्रेज उन मांगों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करते थे। सन 1885 से सन 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार के रुख के बारे में लिखिए। ये उत्तर है। आरंभ में ब्रिटिश शासकों का रुख कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, इसलिए कांग्रेस के अधिवेशनों में कुछ ब्रिटिश अधिकारी भाग लेते थे। कांग्रेस के नेता भी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने कांग्रेस के प्रति विरोधी रवैया अपनाया। यह बात अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1 है, ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने से रोक लगा दी। नंबर 2, कांग्रेसों को एक राजद्रोही संस्था समझा जाने लगा। नंबर 3, कांग्रेस को थोड़े से भारतीयों की संस्था कहकर उनकी उपेक्षा करने लगे। नंबर 4, अंग्रेज शासक यह कहने लगे कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों का समूह है। नंबर 5, धर्म के आधार पर भारतीयों में फूट डालने की कोशिश की। नंबर 6, उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने से अंग्रेज रोकते रहे। उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश शासकों का रुख भारत के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण था। ब्रिटिश संसद ने भी भारत के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया। फूट डालो और शासन करो की नीति का क्या मतलब है? फूट डालो और राज्य करो की ब्रिटिश नीति की मुख्य बातों के बारे में लिखिए। तो ये उत्तर है। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी राष्ट्र हमेशा फूट डालकर ही अपने साम्राज्य को मजबूत बनाते रहे। फूट डालो और राज्य करो की नीति का अभिप्राय समाज के विभिन्न वर्गों में फूट डालकर उन्हें कमजोर करना तथा अपना नियंत्रण बनाए रखने से है। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1, मुस्लिम बहुमत और नंबर 2, हिंदू बहुमत अर्थात पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका और उन्हें कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, वह तुम्हारा हित नहीं कर सकती। नंबर 3,
राष्ट्रीय आंदोलन को फूट डालकर कमजोर करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने एक प्रांत को दूसरे प्रांत से, राजाओं को अन्य राजाओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर शासन किया। अंग्रेजों ने जमींदारों के लड़कों को नौकरियां दी और शिक्षित वर्गों की अपेक्षा की। राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो धर्म, जाति और भाषा पर आधारित अनेक दलों की स्थापना को प्रोत्साहन किया। नंबर 7, सेना में भी अंग्रेजों ने फूट डाली। विभिन्न जाति, कबीले एवं इलाके के आधार पर सेना का संगठन किया, जिससे एक के विद्रोह पर दूसरा उसे कुचल सके। ये लेसन में यही समाप्त कर रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, फिर मैं अगले पार्ट में मिलूंगा। तब तक नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे आपको कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।